तो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ते चैप्टर आपका कौन सा चला था? चैप्टर फर्स्ट, विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास के कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं, किस आधार पर विकास का वर्गीकरण किया जाता है, ये आपने सीखा था कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के अर्थ हो सकते हैं। किसी के लिए विकास हो सकता है तो किसी वही चीज़ किसी के लिए विनाश भी हो सकती है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था काहे का, एक बांध का उदाहरण दिया था कि जहाँ एक बांध बन जाने से देश का विकास होता है। ठीक है, कैसे कि जल की आपूर्ति होती है, जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, इसके साथ साथ में बांधों से नहरें निकाल करके दूर तक फैलाई जाती हैं, तो जहाँ पर जल की कमी होती वहाँ तक जल आसानी से पहुँच जाता है, जिसका उपयोग हम हमारे यहाँ पीने के लिए और सिंचाई के लिए और अनेक कार्यों के लिए होता है। लेकिन वही बांधों के बन जाने से, निर्माण होने से आसपास लोगों का बड़ी पैमाने पर विस्थापन भी होता है, पलायन भी हो जाता है और लोग अपना कारोबार गंवा देते हैं, अपना घर बार भी गंवा देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विकास के लोगों के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने अलग अलग वर्गीकरण पढ़े थे और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ बताई थी कि उन शब्दावलियों के क्या क्या अर्थ होते हैं। जैसे उन महत्वपूर्ण शब्दावलियों में क्या था कि विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं, आर्थिक विकास क्या है, आपका औसत आय क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या है, विश्व और मानव विकास क्या है, विश्व बैंक क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, विकसित देश कौन से होते हैं और निम्न आय वाले देश कौन से होते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, साक्षरता दर क्या होती है, निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है, इसके साथ यूएनडीपी क्या होती है, मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है और एसडीआई क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको कल आपको समझाया था। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी जोन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही परीक्षा के लिए आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और उनका अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन आपके हैं वो विकल्पी क्या है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सामान्यतः किसी भी देश का विकास तीन आधार पर निर्धारित होता है। नंबर एक क्या, प्रति आय, नंबर दूसरी क्या है, औसत साक्षरता दर और साथ साथ में लोगों की स्वास्थ्य इसकी स्थिति। तो ये तीन आधार हैं जो किसी भी देश के विकास का आधार होती हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है उसे उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। जिस देश की औसत आय प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है और उन्हें उतना ही विकसित माना जाता है। जिनकी साक्षरता दर, जिस देश की साक्षरता दर की औसत ज़्यादा होती है वे देश उतना ज़्यादा विकसित समझे जाते हैं। और लोगों का, जिस देश के लोगों का स्वास्थ्य स्तर ज़्यादा अच्छा होता है वे देश भी विकसित देशों की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से कौन से देश की स्थिति जो है वो भारत से ज़्यादा बेहतर है। तो कौन सा देश है, वो देश हमारा है श्रीलंका। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है, तो इन चारों देशों की अपेक्षा जो मानव विकास की दृष्टि से श्रीलंका भारत से भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। ठीक है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है भारत की अपेक्षा, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी अच्छा है भारत की अपेक्षा और साक्षरता दर भी भारत की अपेक्षा वहाँ की श्रेष्ठ है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। तो वे प्रमुख मापदंड क्या हैं और उनकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, उनकी क्या सीमाएं हैं। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि विश्व बैंक की स्थापना जो थी वो सन 1944 में की गई। ठीक है स्टूडेंट्स, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, सन 1944 में। और
सन 2012 जो है उसमें विश्व बैंक ने मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाना शुरू किया, जैसे प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और लोगों के स्वास्थ्य स्तर को देखना शुरू किया। ठीक है, कह रहा है क्या है कि विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को देखता है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट सन 2016 में देशों का वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक ने इसी मापदंड का प्रयोग किया था, प्रति व्यक्ति आय देखी थी। ठीक है, कि कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, तो इसको मापने के लिए, इसको देखने के लिए विश्व बैंक ने सन 2016 में प्रति व्यक्ति आय के मापन का प्रयोग किया था। ठीक है, और वे देश जिनकी सन 2016 में प्रति व्यक्ति आय $12,236 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी, उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में विश्व बैंक ने रखा। फिर से जान लीजिए स्टूडेंट्स कि सन 2016 में विश्व बैंक ने एक मानक निर्धारित किया कि जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $12,236 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होगी, वे देश विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे, वे धनी या समृद्ध देशों में गिने जाएंगे। ठीक है, और वे समस्त देश जिनकी वार्षिक औसत आय 1005 अमेरिकी डॉलर या उससे कम होगी, तो वे देश अल्प विकसित या अविकसित देशों की श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक है, अब इसकी सीमाएं क्या है जान लेते हैं। इस विकास की को मापने की सीमाएं क्या हैं कि प्रति व्यक्ति आय मापदंड की सीमाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? नंबर 1 कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आय के विवरण के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समस्याएं हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो विकास को मापने का एक सही पैमाना नहीं है, सही मापन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक देश के हर एक व्यक्ति की जो आय है वो बराबर हो। ठीक है, एक देश में कोई व्यक्ति जो है $5,000 प्रति महीना कमा रहा है और एक आदमी होता है कि $500 ही कमा पा रहा है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति की जो औसत आय है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो कह रहा है क्या है, इसलिए ये मापन की एक सीमा है ना, कि हर एक देश के नागरिकों की जो आय है, प्रति आय है, वो एक समान नहीं होती है। इसके बाद लेते हैं क्या, मतलब कि यह है कि वितरण के अनुसार जो राष्ट्रीय आय हमारी है उसके वितरण के अनुसार लोगों की जो आय है वो अलग अलग होती है। दूसरा क्या है कि प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण में वृद्धि का प्रतीक नहीं है, कि अगर लोगों की आय प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो उससे वहाँ जन कल्याण भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लिया कि अमेरिका है तो अमेरिका के लोगों की लगभग प्रति व्यक्ति आय जो है $50,000 है। ठीक है, $50,000 है, तो ये आवश्यक नहीं है कि उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा है तो अमेरिकियों में जन कल्याण की भावना भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो ये भी एक सीमा है। तो कह रहा है क्या, नंबर तीसरा आपका क्या है कि प्रति व्यक्ति आय के अधिक होने के बावजूद यह संभव है कि देश के कुछ व्यक्ति जो हैं, देश के कुछ लोग जो हैं वो अत्यधिक गरीब हो सकते हैं। ठीक है, कि अत्यधिक गरीब हो सकते हैं और कुछ व्यक्ति अत्यधिक धनवान भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो तब देखा जाता है जब देश की कुल राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं, तो उसका जो भागफल निकलता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है।
लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो कुछ लोग बहुत अमीर हो सकते हैं और कुछ लोग बहुत ही गरीब भी हो सकते हैं। जो ज़्यादा कमाते होंगे, जो ज़्यादा धन अर्जित करते होंगे, उनकी जो आय है वो ज़्यादा होती है, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी आय कम होती है। जैसे बड़े बड़े उद्यमी होते हैं तो उनकी अरबों डॉलर में आय होती है, और उन्हीं के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की आय बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये मानव विकास की सूचकांक का आधार सही नहीं है। क्या चीज़? प्रति व्यक्ति आय को देखना, मतलब प्रति व्यक्ति आय के मापन से किसी भी देश के विकास का सूचकांक देखना, किसी भी देश के विकास को देखना सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड के पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक है, मतलब विकास मापने के लिए यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक से अलग है। ठीक है, तो देखिए विश्व बैंक जो हमारा है, जो विश्व बैंक हमारा है वो किसी भी देश के विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय का मापन करता है, और किसी भी देश का जो प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर वो उसे विकसित देशों की श्रेणी में रखता है। ठीक है, लेकिन यूएनडीपी का जो मापन है वो विश्व बैंक से अलग है। कैसे? कह रहा है क्या कि विश्व बैंक देशों के विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को देखता है, जबकि यूएनडीपी जो है, ठीक है, यह जो मापन है वो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होने से उस देश के समस्त लोगों की आय जो है वो बराबर नहीं हो सकती है। कुछ लोग बहुत अमीर हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मापन का सही तरीका नहीं है ना। तो ये एक दोषपूर्ण तरीका है, लेकिन यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट जो है वो विभिन्न देशों के विकास की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के साक्षरता दर को भी देखता है, उस देश की साक्षरता दर को भी देखता है, और उस देश के स्वास्थ्य स्तर को भी मापता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यूएनडीपी का जो मानव विकास सूचकांक को मापने का जो तरीका है वो विश्व बैंक से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो हमारा यूएनडीपी है वो किन किन विकास को मापने के लिए कौन कौन से बिंदु पर ध्यान देता है, आइए देखते हैं। कह रहा है क्या कि सबसे पहली बात तो प्रति व्यक्ति आय देखता है, फिर जन्म के समय संभावित आयु, ठीक है, जन्म के समय संभावित आयु, और इसके साथ साथ में 15 वर्ष से ऊपर वर्षों की जनसंख्या में साक्षरता दर, कि 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की साक्षरता दर किसी भी देश में कितनी है। ठीक है, इसके साथ साथ 3 स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात, सकल मतलब संपूर्ण, ठीक है, 3 स्तरों पर संपूर्ण नामांकन का अनुपात। और ये 3 स्तर कौन है? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। ठीक है, कि कितने बच्चों ने केवल प्राथमिक शिक्षा पाई है, कितने बच्चों ने माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पाई है, और किन बच्चों ने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, तो इन सभी का मापन करके विश्व बैंक जो है वो जो यूएनडीपी है वो इन सभी पहलुओं को देखता है, तब मानव विकास रिपोर्ट अपनी किसी भी देश के प्रति भेजता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है क्या कि हम औसत का प्रयोग, ठीक है, इसके बाद लिखा है हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अपने अगले वाले वीडियो में आपको समझाएंगे, और जो क्वेश्चन हमने अभी 2 विकल्पी और 2 लघुत्तरी प्रश्न हैं इनको मैं समझाया है, इनको आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।